हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज आप देख रहे हैं 9 और 10 सितंबर का करंट अफेयर। ये करंट अफेयर आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेगा, जिससे कि आपको एग्जाम के लिए नोट्स बनाने में भी हेल्प होगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे ये सवाल। भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर HSTDV देश में तैयार करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा या आठवां। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है चौथा। भारत ने हाल ही में DRDO के द्वारा विकसित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का ओडिशा में बलसोर स्थित APJ अब्दुल कलाम रेंज में सफल परीक्षण किया है, जिसके साथ भारत यह तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। जबकि भारत से पहले अमेरिका, रूस, चीन भी यह तकनीक तैयार कर चुके हैं। देखते हैं हमारा अगला सवाल। यूनाइटेड नेशन UN ने हाल ही में पहली बार किस दिन को इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई मानने की घोषणा की है? 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर या 9 सितंबर। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 7 सितंबर। कोरोना वायरस के दौरान विश्व के कई देशों में सालों बाद बिल्कुल साफ और नीला आसमान दिखाई दिया है। साथ ही कई देशों ने तमाम देशों में कारों की जगह लोगों ने साइकिल चलाना भी शुरू किया है, जिसको देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में पहली बार 7 सितंबर को इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई मानने की घोषणा की है। अगले सवाल है, 8 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला सुरक्षा दिवस या अंतरराष्ट्रीय सहयोग दिवस। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। इस दिवस को 17 नवंबर 1965 को यूनेस्को में मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस के मुख्य उद्देश्य समाज के विभिन्न समुदाय और व्यक्ति को साक्षरता के महत्व के बारे में बताना है, साथ ही उसके बढ़ावे को प्रकृति तौर पर जोर भी देना है। अगला सवाल है, इनमें से किस क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट समिति के अध्यक्ष पूर्व टेस्ट स्पिनर इकबाल कासिम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समिति के अध्यक्ष पूर्व टेस्ट स्पिनर इकबाल कासिम ने गंभीर आरोप के चलते पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 50 टेस्ट और 15 वनडे मैच खेले हैं। इकबाल कासिम ने कहा है कि वह एक रबर स्टैंप अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकते। देखते हैं अगला सवाल। दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच 140 साल के इतिहास में डिस्क्वालीफाई होने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? इस सवाल के जो ऑप्शन है वो है दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवे। सवाल का जो सही जवाब है वो है तीसरे। हाल ही में दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच टूर्नामेंट के 140 के साल के इतिहास में डिस्क्वालीफाई होने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में झुंझुलाहट में उन्होंने शॉट मारा जो सीधे महिला अधिकारी को गर्दन में जाकर लगा, जिससे महिला को सांस लेने में दिक्कत हुई। जिसके बाद मैच रेफरी ने आपस में चर्चा करने के बाद जोकोविच को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। यूएस ओपन के नियम के मुताबिक अगर कोई खिलाड़ी किसी ऑफिशियल या दर्शक को चोटिल करता है तो नतीजन उस पर जुर्माना लगाने के साथ साथ उसे डिस्क्वालीफाई भी किया जाता है। देखते हैं हमारा अगला सवाल। बार्सिलोना के स्टार अंसु फाती ने सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल गोल कराने वाले किस देश के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? फ्रांस, स्पेन, इटली या ब्राजील। हमारा जो सवाल है, बार्सिलोना के स्टार अंशु फाती ने सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल गोल करने वाले किस देश के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है स्पेन। पहला इंटरनेशनल गोल यूक्रेन के खिलाफ 17 साल और 311 दिन में करने के बाद बार्सिलोना के स्टार अंशु फाती सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल गोल करने वाले स्पेन के युवा खिलाड़ी बन गए। अंशु फाती ने युआन इरेजिक का 95 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो उन्होंने 1925 में 18 वर्ष की उम्र में स्विट्जरलैंड के खिलाफ गोल करके बनाया था। देखते हैं हमारा अगला सवाल। कोरोना वायरस के खिलाफ संभावित 2 टीकों के निर्माण के लिए किस देश ने दवा कंपनियों के साथ 1.7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के समझौता करने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या चीन। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ संभावित 2 टीकों के निर्माण और आपूर्ति के लिए दवा कंपनी को 1.7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का समझौता करने की घोषणा की है, जिसके तहत ब्रिटेन का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की किंग्सलैंड विश्वविद्यालय और CSIL 2.6 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए टीके की 8.48 करोड़ खुराक मुहैया कराएगा। देखते हैं हमारा अगला सवाल। निम्न में से किस देश की रक्षा मंत्री
फ्लोरेंस पार्ली 10 सितंबर को अंबाला एयरफोर्स बेस पर होने वाली राफेल जेट्स इंडक्शन सेरेमनी में शामिल होगी? जापान, चीन, फ्रांस या कनाडा? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है फ्रांस। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली 10 सितंबर को अंबाला एयरफोर्स बेस पर होने वाली राफेल जॉइंट इंडक्शन सेरेमनी में शामिल होगी। इन्हीं के साथ राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इनसे मुलाकात करेंगे। फ्लोरेंस पार्ली फ्रांस में कोरोना के कारण प्रतिबंध लगने के बाद वो विदेश यात्रा पर जाने वाली पहली मंत्री होगी। भारत को जुलाई महीने में आखिर में 5 राफेल फाइटर जेट्स का पहला बैच मिला है। देखते हैं हमारा अगला सवाल। जर्मनी के जेवलिन थ्रोअर योहानेस वेटर पोलैंड के टूर्नामेंट में 97.76 मीटर भाला फेंकने के साथ इतिहास के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन है पहले, दूसरे, चौथे या नौवे। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है दूसरे। जर्मनी के जेवलिन थ्रोवर योहानेस वेटर पोलैंड के एक टूर्नामेंट में 97.76 मीटर भाला फेंकने के साथ इतिहास के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। वे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए जो कि चेकोस्लोवाकिया के जेनेस्ली ने 1996 में 98.48 मीटर भाला फेंककर बनाया था। यह 24 साल पहले यह वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी कायम है। अगला सवाल है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया जाता है? इस सवाल के ऑप्शन है 5 सितंबर, 7 सितंबर, 6 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 7 सितंबर। हाल ही में 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया गया। देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में कौन सी नई भाषा जोड़ी गई है? ऑप्शन है कश्मीरी, हिंदी, डोगरी या उपयुक्त सभी। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है उपयुक्त सभी। जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में कश्मीरी, हिंदी और डोगरी भाषा को भी जगह मिली है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? केनिची आयुकावा, विकेश गुलाटी, विस्टर सेरी या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विकेश गुलाटी। देखते हैं हमारा अगला सवाल। हाल ही में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में जॉनी बख्शी का निधन हुआ है, वे कौन थे? लेखक, फिल्म निर्माता, गायक या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है फिल्म निर्माता। हाल ही में जॉनी बख्शी इनका निधन हुआ है, ये फिल्म निर्माता इस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। अगला सवाल है, हाल ही में किस सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है। देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में कौन सा देश निजी क्षेत्र के लिए पितृत्व अवकाश देने वाला पहला अरब देश बन गया है? ऑप्शन है कतर, बहरीन, यूएई या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है यूएई। यूएई देश ने निजी क्षेत्र के लिए पितृत्व अवकाश देने वाला पहला देश बन चुका है। देखते हैं हमारा अगला सवाल। हाल ही में प्रोडक्ट डिजाइन फर्म कैलिडोस्कोप का अधिग्रहण किसने किया है? विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस प्रोडक्ट डिजाइन फर्म ने कैलिडोस्कोप का अधिग्रहण कर लिया है। देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदल के क्या नाम रखा है? वोडिया, वीआई, आयोडिया या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है वीआई। वीआई में वोडाफोन का वी और आइडिया का आई शामिल है। देखते हैं अगले सवाल। हाल ही में किस राज्य ने स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया है? राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य ने स्पैरो नामक पोर्टल लॉन्च किया है। देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है। देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए विधायकों, मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती करने का निर्णय लिया है? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए विधायकों और मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती का निर्णय लिया है। देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में कतर ने श्रम कानूनों में संशोधन कर मासिक न्यूनतम मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 34%, 54%, 25% या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 25%। कतर ने श्रम कानूनों में संशोधन कर मासिक न्यूनतम में मजदूरी दी है और उसमें
25% की वृद्धि कर दी है। अगला सवाल है, किसने बल्क ड्रग फार्मा पार्क में स्थापित करने के लिए CSIR IICT के साथ समझौता किया है? असम औद्योगिक विकास निगम, आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिल्ली औद्योगिक विकास निगम, महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। रसायन और उर्वरक मंत्रालय फार्मास्यूटिकल्स विभाग के द्वारा एक योजना के तहत आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता मतलब MOU हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते ज्ञापन का जो उद्देश्य है वो है केंद्र से वित्तीय सहायता लेकर राज्य में बल्क ड्रग फार्मा पार्क स्थापित करने के लिए राज्य सरकार और CSIR IICT के तहत भी साझेदारी विकसित करना है। अगला सवाल है, किसने भारत का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट स्थापित करने के लिए टाटा मोटर्स के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है NTPC, टाटा पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज या एज्योर पावर। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है टाटा पावर। टाटा पावर ने भारत का सबसे बड़ा सोलर कारपोरेट स्थापित करने के लिए टाटा मोटर्स के साथ एक बिजली खरीदारी करार PPA पर हस्ताक्षर किया है। यह पुणे चिखली में टाटा मोटर्स के कारखाने में स्थापित किया जाएगा। इस समझौते का जो मुख्य आकर्षण था वो था भारत के सबसे बड़े कारपोर्ट में 6.2 MWP मतलब कि मेगावाट पावर की क्षमता स्थापित होगी। इससे प्रतिवर्ष 96 लाख यूनिट उत्पन्न होने की उम्मीद है। इस परियोजना ने अपने जीवन काल में टाटा मोटर्स के लिए 1.6 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम करने की उम्मीद है। यह एक ग्रीन कनेक्टेड कारपोरेट होगा जो सौर प्रतिष्ठानों के लिए अंतरिक्ष से कुशल उपयोग और एक अक्षय स्रोत के माध्यम से ऊर्जा के स्वच्छ उत्पादन पर आधारित होगा। देखते हैं अगला सवाल, हाल ही में किसने भारत के साथ अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की शुरुआत की है? रूस, अमेरिका, जर्मनी या फ्रांस। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है जर्मनी। जर्मनी ने भारत के साथ अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की शुरुआत की है जिसमें उस क्षेत्र पर बर्लिन के आउटरीच के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। जहां चीन की शत्रुतापूर्ण विदेश नीति ने देशों को परेशान किया है, वहीं जर्मनी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रणनीति में चीन व्यवहार के विभिन्न अप्रत्यक्ष संदर्भ है जो नियम और पर आधारित विश्व व्यवस्था को चुनौती देते हैं। इसमें भारत की जो भूमिका होगी वो होगी, बर्लिन की रणनीति ने उन संस्थानों के साथ शुरुआती बातचीत का भी प्रस्ताव रखा है जहां भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल, व्यापार और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन और आपदा प्रबंधन भी इसमें शामिल है। देखते हैं अगला सवाल, हाल ही में किसको मरणोपरांत भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्चतम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया है? सुखविंदर सिंह, जगीर सिंह, राजकमल मिश्रा, निशांत भारद्वाज। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है स्वर्गीय जगीर सिंह। स्वर्गीय जगीर सिंह को मरणोपरांत भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया है। वह उत्तर रेलवे के एक कांस्टेबल थे। उन्होंने जीवन काल का बलिदान देने और आदर्श नगर आजादपुर रेलवे सेक्शन दिल्ली के पास 4 बच्चों की जान बचाने के लिए इस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक के बारे में यदि आपको बताएं तो यह भारत द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला नागरिक जीवन रक्षक पुरस्कार है। यह सशस्त्र बलों, पुलिस या अग्निशामक सेवाओं के सदस्यों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार से पहली बार 30 सितंबर 1961 को सम्मानित किया गया था। चलिए देखते हैं अगला सवाल, किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी? गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उड़ीसा। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्य सचिव असित त्रिपाठी ने राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए उड़ीसा सरकार ने राज्य पर्यटन विभाग को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत चुनिंदा नदियों में क्रूज चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव के मुताबिक उड़ीसा में विश्व स्तरीय जल पर्यटन की गुंजाइश है। यह कई इको स्पॉट के साथ भी जुड़ा हो सकता है। इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा भी दे सकता है। पर्यटन सचिव विशाल कुमार देव के अनुसार धमरा से परदीप तक राष्ट्रीय जलमार्ग 5 सहित चिल्का झील, महानदी और डंगमाला आरक्षित वन पर 3 प्रमुख नदी क्रूज सर्किट विकसित किए जाएंगे। अगले सवाल है, स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की देखभाल हेतु कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केरल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली या महाराष्ट्र। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है केरल। स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में केरल राज्य शीर्ष स्थान पर है। शीर्ष 3 में अन्य 2 राज्य गोवा और त्रिपुरा भी शामिल है। रिपोर्ट के बारे में यदि बताएं तो रिपोर्ट को गैर सरकारी संगठन NGO मोबाइल क्रेंज द्वारा जारी किया गया है और इसमें युवा बाल
पर्यावरण सूचकांक और युवा बाल परिणाम सूचकांक भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स 6 वर्ष से कम बच्चों के बीच स्वास्थ्य, पोषण और ज्ञान संबंधी विकास को मापता है। इस इंडेक्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन केरल का, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का रहा है। दूसरा सूचकांक यंग चाइल्ड एनवायरमेंट इंडेक्स पर्यावरण को सक्षम बनाने और बच्चों को स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले नीतिगत उपायों को समझने में सहायता करता है। अगला सवाल है, आरबीआई के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा अधिकतम राशि क्या होगी? 100 करोड़, 50 करोड़, 45 करोड़ या 35 करोड़? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 50 करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम धनराशि को संशोधित कर 50 करोड़ रुपए कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार दिशा निर्देशों के व्यापक समीक्षा की गई है, जहां किसान उत्पादक संगठनों, स्वास्थ्य ढांचे और नवीनीकरण ऊर्जा के लिए ऋण सीमा को भी संशोधित किया गया है। अगला सवाल है, किस राज्य में बैक टू विलेज अभियान का तीसरा चरण आयोजित किया जाएगा? दिल्ली, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या जम्मू कश्मीर? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है जम्मू कश्मीर। प्रधान सचिव बिजली विकास और सूचना विभाग रोहित कंसल ने घोषणा की कि बैक टू विलेज अभियान का तीसरा चरण इस वर्ष 2 से 12 अक्टूबर तक केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। तीसरे चरण के तहत सरकार जन समस्याओं को सुनने के साथ उनका मौके पर ही निराकरण करेगी। अगला सवाल है, भारत के रक्षा मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ बैठक की है? ईरान, नेपाल, अमेरिका या चीन? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ईरान। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेहरान पहुंचे और उन्होंने ईरानी रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल आमिर हतामी के साथ मुलाकात की है। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना तथा अफगानिस्तान सहित क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। उन्होंने 3 दिवसीय मॉस्को यात्रा के समापन के तुरंत बाद ईरान का दौरा किया है, जहां उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन देशों की रक्षा मंत्रियों के साथ भी बैठक में भाग लिया था। हमारा अगला सवाल है, इसरो के किस मिशन ने चंद्रमा पर पृथ्वी के वायुमंडलीय संभावित प्रभाव का संकेत दिया है? चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, एस्ट्रोसेट, मार्स ऑर्बिटर मिशन? इसका सही जवाब है चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा पर पृथ्वी के वातावरण के संभावित प्रभाव के संकेत दिए हैं। मिशन चंद्रयान 1 जिससे भेजी गई तस्वीरों से पता चलता है कि चंद्रमा के ध्रुवों पर जंग रस्ट लगी हो सकती है। इस तथ्य के आधार पर ध्रुवों की जंग को पृथ्वी के वायुमंडल के प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें चंद्रमा की सतह पर लौह युक्त चट्टानों होने की बात भी मानी जाती है। यहाँ पानी और ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता नहीं चला है, जबकि जंग बनने के लिए लौह का इन दोनों तत्वों के संपर्क में आना जरूरी है। चंद्रयान 1 के बारे में यदि बात करें तो चंद्रयान 1 कार्यक्रम के तहत पहली भारतीय चंद्र जांच थी, जो अक्टूबर 2008 में इसरो मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च की गई थी। मिशन में एक प्रभावकार और एक चंद्र ऑर्बिटर शामिल था। मिशन में चंद्रमा की खोज में अनुसंधान और विकास के लिए स्वदेशी तकनीक की मदद से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक बढ़ावा भी दिया गया है। अगला सवाल है, किस व्यक्ति ने फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है पियरे गैस्ली। पियरे गैस्ली ने फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। पियरे गैस्ली फ्रांस के पहले स्थान पर रहे और कार्लोस सेंज जूनियर स्पेन के दूसरे स्थान पर रहे। लांस स्ट्रोक कर्नाटक के इन्हें तीसरे स्थान प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, हाल ही में किस व्यक्ति का निधन हो गया है जिनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था? ऑप्शन है केवी मोहरी, गोलकनाथ, केशवानंद भारती या राम मनोहर सिंह? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है केशवानंद भारती। सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती की याचिका पर संविधान की बुनियादी ढांचे संबंधित ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था। भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने के उद्देश्य से केरल सरकार द्वारा पारित भूमि सुधार कानून के खिलाफ भारती ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यह जो मामला था संविधान की सीमा को संशोधित करने के लिए संसद की शक्ति से का जवाब मांगा जा रहा था। इसका उत्तर 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया था कि संविधान की का बुनियादी संरचना अप्रचलित है और इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। बुनियादी संरचना क्या है? बुनियादी संरचना को इस मामले में अदालत द्वारा परिभाषित नहीं किया गया था। इसने केवल कुछ सिद्धांतों जैसे कि संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को ही जन्म दिया है। तो ये थे आज के हमारे 9 और 10 सितंबर के करंट अफेयर। यदि आपको हमारे करंट अफेयर पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।